ठीक है। अब देखो हम लोग आईआर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इतना याद रखो, आईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन होता है। मतलब इंडिया का रिलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड किसके साथ कैसा है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा हो रखा है, तो तुम तुरंत बोल देते हो कि भैया वो तो हॉस्टाइल इन नेचर हो रखा है, मतलब कि दुश्मनी सी हो रखी है। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि मैं बात कर लेता हूँ कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन कैसा हो रखा है, तो तुम्हें मालूम है कि अभी रिसेंटली टाइम में थोड़े दिनों पहले इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन था काफी बिटर इन टेस्ट हो गया था, काफी खराब हो गया था। लेकिन जैसे 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 टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हमारा कनाडा के साथ रिलेशन काफी अच्छा हो रहा है। अब अगर मान लो कि मैप में देखा जाए कि कनाडा कहाँ हो रखा है, तो वो पाया जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है ना। ये जो पार्ट है ना आपको, ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका कनाडा। और ये बहुत बड़ा है। ये मतलब क्या कहते हैं, इसकी दुनिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। इसकी सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन आपकी कनाडा में ही पाई जाती है। ये हो गया है ना। लेक विक्टोरिया जैसे, लेक ग्रैंड जैसे लेक, मतलब यहाँ मतलब ये तो लेक ग्रैंड मतलब तुम्हारी यूएसए में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जनरली मतलब बहुत फ्रेश वाटर की लेक्स यहाँ तो बहुत सारी पाई जाती है। इनके करंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ नेचुरल करंट्स कौन सी बह रही है तुम्हारी, है ना। वाटर करंट्स कौन सी, कोल्ड करंट है कि हॉट करंट हो रखी है। ये पार्ट कौन सा, ये पार्ट तुम्हारा अलास्का हो रखा है। तो अगर मैं बोलता हूँ इंडिया और तुम्हारा कनाडा का रिलेशन कैसा है, तो वो हम लोग काफी चीजों के अंडरस्टूड में देखते हैं कि हमारा एनर्जी के टर्म में रिलेशन कैसा हो रखा है, कि हम लोग आपस में एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसी कैसी हमारी पार्टनरशिपिंग हो रखी है। इन सब के बेसिस पे हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि हम किसी की कंट्री के साथ आईआर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है तुम्हारे चंद्रजीत बनर्जी, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है कि तुम्हारी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, इनका ट्रिप है, ठीक है। 27 मार्च मतलब क्या कहते हैं कि 2026 में इनका ट्रिप हुआ था इंडिया में, कैनेडा का। तो इन्होंने मतलब काफी चीजें उन्होंने डिस्कस की थी इंडिया के साथ, जिन्होंने बोला था कि बायलैटरल ट्रेड्स को हम लोग और बढ़ाएंगे, 50 बिलियन तक लेकर जाएंगे। तो ये बायलैटरल ट्रेड क्या होता है ना। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपा, इसका मतलब क्या हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब क्या कहते हैं कि थ्रू आउट हम लोग इनके साथ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो और चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले तो ये जानो, अगर मैं तुम लोग को स्टार्टिंग से तुमको दिखाता हूँ, एक सेकंड को, ठीक है। ये कनाडा, तो कनाडा याद रख लो कि तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में हो रखा है, ठीक है। और इंडिया और कनाडा का जो स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, मतलब कि जब कनाडा ने इंडिया को एज अ कंट्री कंसीडर किया, जब हमारी डिप्लोमेसी वहां गई, मतलब कि हमारे राजदूत वहां गए, तब वो जो साल था वो तुम्हारा 1947 था, है ना। क्योंकि 1947 के पहले तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, ये चीज है। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के गुलाम तुम्हारे कनाडा वाले भी नहीं थे, कनाडा वाले भी थे। तभी कनाडा कॉमनवेल्थ तुम्हारे नेशन का पार्ट है, पता है। कॉमनवेल्थ नेशन किनको बोला जाता है, कॉमनवेल्थ नेशन तुम्हारे वो नेशन होते हैं जिनको कभी कभी तुम्हारे ब्रिटिश ने रूल किया है, समझ रहे हो। तो ब्रिटिश को रूल तुम्हारे कनाडा ने भी किया है। तो G20 में, G20 मतलब क्या होता है, ग्लोबल, तुम्हारे ग्लोबल हो गया, 20 नेशन हो गया। तो ऐसे 20 नेशन जिनका मतलब क्या कहते हैं कि जो ट्रेड करते हैं वो 60% से ज्यादा है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं वो G20 नेशन। उसमें इंडिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, जर्मनी भी आता है तुम्हारा, समझ रहे हो। तुम्हारा उसके साथ साथ मतलब साउथ अफ्रीका भी आ जाएगा तुम्हारा, उसके बाद मतलब यूएसए भी आ जाएगा, ठीक है, चाइना भी आ जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज आती है, रशिया भी आ जाएगा। इस तरीके की कंट्रीज तुम्हारी G20 कंट्रीज की कंसिडर में आती है। तो कुछ है G20 में, हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो हमारे इंडिया के साथ है। तो इंडिया के साथ तुम्हारे कनाडा भी हो रखी है, तो ये कुछ रिलेशन है। तो नो डाउट 2023-24 में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की वजह से काफी ज्यादा कनाडा के साथ हम लोग का बवाल हो रखा था, लेकिन धीरे धीरे अब हमारा थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया, अच्छा हो गया। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया और कनाडा हम दोनों ही आपस में पल्सेस का ट्रेड करते हैं, फर्टिलाइजर का ट्रेड करते हैं, मशीनरी का ट्रेड करते हैं। मशीनरी हम लोग कनाडा से मंगाते हैं, हाईटेक मशीनरीज होती हैं, वो सब हम लोग कनाडा से मंगाते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। फार्मास्यूटिकल्स हो गई, मतलब दवाई वगैरह हो गई, मिनरल्स मंगाते हैं, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं। और अगर इस हिसाब से अगर हम इन ट्रेड की वैल्यू को चेक करें तो कम से कम 50 बिलियन का ट्रेड होता है। मतलब समझ रहे हो, 2023 तक का हम लोगों ने टारगेट टारगेट लिया है कि इसको 50 बिलियन तक लेके जाएंगे। मतलब मैं बता दूं, जैसे मान लो कि मैं हूं और अंश है, हम लोग आपस में सामान एक दूसरे को खरीदते बेचते, तो उसमें टोटल सामान कितने का खरीदते बेचते वो होता है। मतलब जैसे मान लो कि हमने आपस में 100 रुपए का सामान खरीदा बेचा, एक था अंश, एक था पंकज।
हम लोग आपस में सामान एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं, तो टोटल हमने देखा कि यार टोटल सामान का खर्चा अदली बदली जो भी सब चीजों का हम लोग का हो रहा है वो 100 रुपए का हो रहा है। ये अब ये देखा जाएगा ना कि 100 रुपए में सबसे ज्यादा रुपए किसके पास आ रहा है, तो ये देखा जाता है तुम्हारा सरप्लस और डेफिसिट के टर्म में। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, एक टर्म आएगा तुम्हारा ट्रेड। ट्रेड कि अगर हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो हम उससे सरप्लस में जाते हैं या फिर हम लोग उससे डेफिसिट में जाते हैं। याद रख लो, अगर मैं केवल इंडिया की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि यार ये जो इंडिया है वो हमारा इंडिया केवल अपने से ही ट्रेड करता है, या फिर मान लो कि अगर इंडिया है वो कनाडा के साथ ट्रेड कर रहा है, तो मुझे बताओ अगर इंडिया सारा सामान कनाडा को देगा तो कनाडा का रुपए हमारे पास आएगा, तो हमारे पास रुपए ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मुझे। रुपए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। हाँ। बढ़ेगा ना, हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन मुझे बताओ क्या कनाडा हमेशा ऐसा चाहेगा? वो भी तो चाहेगा कि यार इंडिया भी हमसे सामान खरीदे, तो वो इंडिया को भी एक्सपोर्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताओ मुझे। हाँ। तो हाँ। कुछ ना कुछ ऐसी अदली बदली होगी कि उसमें तो टोटल ऐसा लगेगा कि यार इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है या कनाडा ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो जो भी कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है सामान वो तुम्हारी कहलाती है ट्रेड सरप्लस कहलाती है, मतलब कि उस कंट्री का उसको फायदा हो रहा होता है। समझ में आ गया? और जो भी कंट्री मतलब क्या कहते हैं कि इंपोर्ट ज्यादा कराती है, मतलब कि ज्यादा मंगाती है, उसको ट्रेड डेफिसिट होता है, मतलब कि उस देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। अच्छा मुझे बता सकते हो कि इंडिया ऐसी कौन सी कंट्री के साथ इस समय ट्रेड डेफिसिट में हो रखा है, जिससे वो ज्यादा इंपोर्ट कराती है एक्सपोर्ट कम कर पाती है? सोचो कौन सी कंट्री है। चाइना, चाइना। वेरी गुड, कौन सी कंट्री हो रखी है तुम्हारी? चाइना हो रखी है। चाइना हमसे ट्रेड ट्रेड सरप्लस में है, तो हमसे बहुत ज्यादा रुपए कमा के लेके चला जाता है। और रही बात जब हम उससे कमाने की बात में आती है तो हम उससे नहीं कमा पाते। ये है, समझ में आ गया? तो ट्रेड अच्छे से हो पाए, ये सारी चीजें हो पाए, तो उसके लिए हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, है ना, कि यार हमारी कंट्री की जो चीजें हैं आप उनमें प्लीज टैरिफ मत लगाइए, लगाइए तो काफी कम लगाइए, कि ताकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ वैल्यू है वो कम रहे। जैसे मान लो कि मैंने एक चिप्स का पैकेट बनाया, इंडिया में 100 रुपए का था, वो कनाडा गया, कनाडा ने बोला यार हमारे यहाँ भी चिप्स बनता है, हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि 120 का बनाते हैं, और अगर तुम 100 रुपए का बेचोगे तो सब तो तुमसे ही खरीदने लगेंगे, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम 20 रुपए ज्यादा दो, 120 का बेचो, बराबर बराबर का बेचो, तो मतलब 20% का टैक्स लगा कि नहीं लगा? तो उसी को बोला जाता है बच्चों टैरिफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैरिफ बोला जाता है। तो अब कंट्री ट्रेड बोल, ना भैया। हाँ ट्रेड बैरियर्स है ना, टैरिफ, ये सब चीजें। तो इसी वजह से कंट्री क्या बोलती है यार प्लीज हमारा टैरिफ मत लगाओ, है ना, अगर टैरिफ लगा दोगे तो 120 रुपए का हो जाएगा, शायद खरीदे ना, क्योंकि हमारी आपकी में क्वालिटी थोड़ी वो हो सकती है, या टैरिफ लगा रहे हो तो बहुत कम लगाओ, 102 रुपए का लगा लो, ये सब लगा लो। तो इस हिसाब से हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि कुछ एग्रीमेंट्स बनाते हैं। तो जैसे एक एग्रीमेंट हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें यह है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसमें हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे, है ना, कि मतलब कोई भी ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, टैक्स देंगे तो कहीं ना कहीं रिड्यूस टैक्स देंगे। ये चीज हो गया। और कैसे इंडिया में पैसा आ सकता है? रेमिटेंस के थ्रू आ सकता है। जैसे मान लो कि मैं यूएस चला जाऊं, है ना, और मेरी फैमिली यहाँ है, तो नो डाउट अगर मैं यूएस में $100 कमा रहा हूँ, तो मुझे तो क्या मैं $100 के डॉलर रुपए खर्च कर दूंगा? नहीं कर दूंगा। मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं तो मैं $50 में यहाँ भेज दूंगा। तो मुझे तो अगर मैं $50 यहाँ भेज दूंगा तो क्या वो $50 इंडिया के $50 के इक्वल होंगे? नहीं ना, ऑब्वियस ही बात नहीं होने वाले। इंडिया में मान लो कि 100 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, वो तुम्हारे 5,000 रुपए हो गए। तो जब भी किसी भी फॉरेन कंट्री से इंडिया में रुपए आता है, फॉरेन में जो लोग रहते हैं जब वो अपनी फैमिली को रुपए भेजते हैं तो उसको बोला जाता है रेमिटेंस बोला जाता है। और इंडिया जो है वर्ल्ड में टॉप कंट्री में आता है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजता है, अपनी कंट्री को भेजता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो इंडिया रेमिटेंस लेकर कंट्री में भेजता है वो है यूनाइटेड स्टेट। मतलब सबसे ज्यादा रुपए कहाँ कहाँ से कहाँ की ओर आ रहा है इंडिया में? यूएस से आ रहा है। समझ रहे हो? मतलब यूएस में जो लोग रह रहे हैं, इंडिया के लोग रह रहे हैं, वो पैसा कमाते हैं और भारत को सब भेज देते हैं, अपनी फैमिली को भेज देते हैं। खरीदते नहीं, सामान नहीं खरीदते, भेज देते हैं। सीधी बात ये हो गया है ना, ये चीज है। यूएई को फिर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक ऐसे देखो कनाडा भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। अगर मान लो कि कनाडा के साथ हम लोग लड़ाई झगड़ा कर देंगे, सब कर देंगे, तो कल को रेमिटेंस हमारा वहां, लोग वहां नहीं जाएंगे, रेमिटेंस नहीं आएगा, तो हमारे इंडिया में पैसा नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं गरीबी आने लगेगी। ये चीज है। तो हम लोग चाहते हैं यूएई। कि, हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो। यूएई और सऊदी अरेबिया एक ही तो है। हाँ हाँ, साउथ ये नहीं, इनको बोला जाता है अरब कंट्रीज बोला जाता है। अगर जैसे मैं तुम्हें वर्ल्ड मैप में दिखाऊं तो ये जो तुम कंट्री देखते हो ना, ये जो कंट्रीज होती हैं,
ये तुम्हारे अरब कंट्रीज में आती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना यूएई बताओ। और सऊदी अरेबिया एक ही तो है। नहीं, यूएई और सऊदी अरेबिया अलग अलग कंट्रीज हैं। चलो मैं तुमको मैप में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सेंट्रल एशिया, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया वेस्ट एशिया, ठीक है। तुम्हारा ये वेस्ट एशिया हो गया, ठीक, गुड। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये है तुम्हारा सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, जो तुम छोटे से कंट्री तुम देख पा रहे हो, ये है तुम्हारी यूएई, ये है तुम्हारी बहरीन। समझ रहे हो, ये इस तरीके से कंट्री हो रखी है। तो पहले मेरे को बता देना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। है ना। तो ऐसे धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ ये इजराइल है ना, ये क्या तुम्हारा, ये इजराइल हो रखा है ना, ये इजिप्ट हो रखा है, सब समझ जाओगे। अब मुझे बताना है कि इसमें ओमान इनमें से कौन है, ये तुम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। मेरे को बताना है इसमें ओमान का है। तो ये कुछ मतलब क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है ये। तो अभी इसी ट्रेड डेफिनेट को मैं समझाने के लिए अगर मैं बताऊं, तो देखो इंडिया जो है कितना एक्सपोर्ट, इंडिया जो मतलब कनाडा को जो एक्सपोर्ट करता है कितना करता है, 9.7 बिलियन करता है। और जब कनाडा इंडिया को एक्सपोर्ट करता है वो 3.9 बिलियन करता है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है। इंडिया भैया। इंडिया करता है ना, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, 5.8 एक्स्ट्रा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया इससे क्या है, ट्रेड सरप्लस में या ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड सरप्लस। हाँ, ये ट्रेड सरप्लस है। और तुम्हें पता है ये इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, और तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम जाके उससे पूछ लेंगे इससे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ने वाला है कि ट्रेड सरप्लस क्या होता है। क्योंकि ये ट्रेड सरप्लस, ये सारी चीजें क्लास 12 में तुम्हारे जीडीपी कैलकुलेशन में निकाली जाती हैं। कि जब भी जीडीपी निकालना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इन सब में ये कहाँ यूज आएगा, ये सारी चीजें। और बाकी हम लोग अपने कंटेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ये। तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि आईआर बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। अभी देखो, अभी कट नहीं करेंगे वीडियो, अभी मैं जनरली तुमको बता दे रहे, दो न्यूज और है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सिक्योरिटी इंडेक्स, मतलब सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है कि अभी रिसेंटली ही तुम्हारे सीडीएस मतलब एक अपॉइंट हुए। सीडीएस तुम्हारे क्या होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कि ट्राई सर्विस कमांड के स्टाफ हो गए। जैसे ट्राई सर्विस क्या होता है, तुम्हारा एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ठीक है, तुम्हारा आर्मी हो गया। तो इनके टॉप लीडर तो होंगे ही होंगे, टॉप लीडर मतलब कि टॉप ऑफिसर तो होंगे होंगे। लेकिन इन टॉप ऑफिसर को एक साथ बनाए रखने के लिए हमने एक पोस्ट निकाली है। उस पोस्ट का नाम है तुम्हारा सीडीएस नाम है। उस सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है, सीडीएस का नाम क्या हो रखा है तुम्हारा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो रखा है। तो अभी तक टोटल तुम्हारे तीन, मतलब कि अभी तक टोटल तुम्हारे दो बन चुके थे, अभी तुम्हारे एक और बने, टोटल मिला के अभी तुम्हारे तीसरे हो गए, ये तुम्हारे थर्ड है, जिनका तुम्हारा नाम क्या हो रखा है, जनरल सुब्रमानी। ठीक है, इतना याद रखना। कभी भी अगर तुम किसी भी सीडीएस या किसी भी ऑफिसर का नाम लोगे तो हमेशा उनकी पोस्ट के साथ नाम लेना। जैसे कि कौन है तुम्हारे, ये जनरल सुब्रमानी हो रखे है ना, इस चीज को याद रखना। जैसे तुमको याद होगा तुम्हारे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे फर्स्ट सीडीएस थे बिपिन रावत, याद है, याद है, नाम नहीं याद है, बताओ मुझे, याद है बिपिन रावत। तो अगर मैं केवल बिपिन रावत नाम लूंगा तो ये काफी मतलब ह्यूमिलेटिंग वर्ड होगा। तो हमेशा याद रखना कि इंटरव्यू के टाइम में बहुत काम करेगा। तुमको हमेशा रैंक लगानी है, या ऐसे लगोगे जनरल बिपिन रावत, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में तुम्हारे मतलब साउथ से जब वो आ रहे थे तो वो क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, ये है ना। तो ये मतलब अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, जनरल सुब्रमण्यम के बारे में, तो इन्होंने मतलब क्या कहते हैं सेकंड कॉर्प्स के बारे में लीड किया था। सेकंड कॉर्प्स के कमांडिंग जीओसी रह चुके हैं। और तुम जाके इस बार देख लेना, 14 कॉर्प, 3 कॉर्प्स, 2 कॉर्प्स, इससे यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मैं बेवकूफी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो चीज ऑलरेडी है उसमें हो रखा है। और इन्होंने बोल रखा है कि मतलब क्या कहते हैं कि ये मतलब ये इनका जो वर्क स्टाइल है, ये प्राइम मिनिस्टर के विजन पे काम करेगा। जॉइंटनेस होगी, आत्मनिर्भरता होगी, सेल्फ सफिशिएंसी होगी, जो आत्मनिर्भरता को लेकर हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और पता है केवल यही नहीं है कि जो तुम्हारे मतलब जनरल, मतलब कि जनरल सुब्रमण्यम तुम्हारा सीडीएस बने। अगर मैं तुम्हें नेवी के बताता हूँ तो नेवी के जो तुम्हारे टॉप ऑफिशियल अभी एक तुम्हारे नए बने हैं, अगर मैं उनको अगर तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, अभी देखो उनको दिखाता हूँ तुम्हारा, कहा गया, तुम्हारे नेवी के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। नेवी का भी सुब्रनामी कुछ ऐसे करके नाम है, मैं अभी भूल गया उनका नाम, ठीक है, दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ये रहा, ठीक है, एडमिरल, एडमिरल स्वामीनाथन, ठीक है, ये तुम्हारे है ना, देखा है ये एडमिरल स्वामीनाथन। तो ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारे नेवी चीफ बन रखे। तो ये एडमिरल क्या है, ये तुम्हारी पोस्ट है। तो हमारे हमारे पॉइंट ऑफ से एनडीए के हिसाब से
या फिर सीडीएस के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रैंक बेसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी रैंक किसकी क्या होती है। तो याद रख लेना ये जो रैंक है ये टॉप टू बॉटम लिखी गई है। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, टॉप वाली सबसे ऊपर है और बॉटम वाली सबसे नीचे ऊपर है। और ये ऑफिसर रैंक्स है, ऑफिसर रैंक्स है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, अगर कमांडिंग कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, है ना, ये चीज़ है। और एक तुम्हारे नॉन कमांडेंट होते हैं, ये चीज़ हो गया। तो देखो अगर जैसे मैं आर्मी की बात करता हूँ तो जो सबसे पहली रैंक होती है तुम्हारे वो है तुम्हारे लेफ्टिनेंट है, फिर तुम्हारी कैप्टन है, फिर मेजर है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर है, फिर मेजर जनरल है और फिर जनरल है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल है। और सीडीएस जो हमारे बने वो कौन सी रैंक के है तुम्हारे, जनरल रैंक के, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे तुम्हारे अगर मैं इसकी बात कर देता हूँ नेवी की, तो सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल जो स्वामीनाथन जी बने वो हो गया, है ना। फिर उसके बाद अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ये हो गया। तो ये रैंक है। और इनके जो ऊपर जो तुम तीन रैंक देख रहे हो ये सबसे टॉप ऑफ द टॉप होती है, मतलब जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क कर रखा है। जैसे फील्ड मार्शल है, 2 लोग को मिल रखा है, सैम मानिक शॉ, और मुझे बताना एक और कौन है, के.एम. करियप्पा, ठीक है, वो हो रखे हैं, ये हो गया। एडमिरल हो गए जो सबसे टॉप लेवल के होते हैं, एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो गए। मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तुम बताना इंडिया के जो तुम्हारे पंजाबी एक थे, बताना उनका नाम क्या है, ठीक है, क्या नाम उनका आर से, ये चीज़ मेरे को बताना क्या है। तो ये तुमको एक छोटा सा वो रखा है। तो ये टॉप टू बॉटम है। और अगर तुम ध्यान दोगे तो क्वेश्चन पता है एग्जाम में कैसे आएगा, बोलेगा कि कैप्टन की जो आर्मी में रैंक है वो नेवी और एयरफोर्स में क्या होगी। तो मुझे बताओ क्या होगी, फिर वो देख के बताओ मुझे। लेफ्टिनेंट, कौन सी रैंक होगी तुम्हारी, लेफ्टिनेंट होगी और तुम्हारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट होगी, है ना, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को याद रख लेना। अब देखो हर एक तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि अलग अलग कमांडिंग होते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुमसे खुद पूछता हूँ, अच्छा मुझे बताओ सेंट्रल कमांड क्या है, तो तुम लोग जाते रहते हो, बताओ मुझे आर्मी का सेंट्रल कमांड क्या है। हेलो, एक सेकंड, बताओ आर्मी का सेंट्रल कमांड क्या है। लखनऊ में। कहाँ है तुम्हारा, लखनऊ में हो रखा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड क्या है, कानपुर में। नहीं, वो है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा इलाहाबाद में हो रखा है ना। तो सेंट्रल कमांड तो एटलीस्ट याद रखो, ठीक है। ऐसे तुम्हारा अगर मान लो कि मैं नेवल कमांड बोलता हूँ, नेवी के कमांड कहाँ कहाँ हो रखे हैं, तो नेवल के केवल 3 ही कमांड हो रखे हैं, एक वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और साउथर्न कमांड। आसान है इसी वजह से मैंने डाला, क्योंकि आर्मी के कमांड 4-5 हो रखे हैं, 5-6 हो रखे हैं, है ना। नेवी के तुम्हारे एयरफोर्स के भी हो रखे हैं, 5-6 हो रखे हैं, ठीक है। तो नेवल के केवल 3 है, तो तुम जानो वेस्टर्न कमांड जो है वो तुम्हारा मुंबई में है। कहाँ है तुम्हारा, मुंबई रीजन में। तुम्हारा ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो रखा है ना, ये हो गया। और साउदर्न कमांड कहाँ हो रखा है, तुम्हारा केरला में कोची में हो रखा है, ये। अभी देखो एक तुम्हारा एक वो पाया जाता है, अगर जैसे मैं तुम्हें मैप दिखाऊं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है अंडमान निकोबार आइलैंड मैप में, है ना। ये तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत प्रीमियम पोजीशन में, मतलब बहुत प्राइम लोकेशन में। अगर मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ, वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ, तो तुम सोचो ये तुम्हारा कम से कम ये यहाँ साइड होगा, कहाँ होगा, ये यहाँ साइड रहा होगा। तो तुम देखो ये कहाँ कितने मतलब क्या कहते हैं इस पूरे ट्रांजैक्शन एरिया को रोक सकता है, हैम्पर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार आइलैंड को प्रोटेक्ट भी करना है, इसको डेवलप भी करना है, यहाँ मिलिट्री कंजेशन भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे यहाँ ट्राइबल सर्विस कमांड हो रखी है, मतलब कि यहाँ तीनों सर्विसेज की कमांड हो रखी है। यहाँ तुमको एयरफोर्स भी दिखेगी, यहाँ तुमको आर्मी भी दिखने वाली है, और तुमको यहाँ नेवी भी दिखने वाली है। समझ में आ गया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है तुम्हारा, पोर्ट ब्लेयर, उसकी कैपिटल में हो रखा है। और अभी तुम मुझे बताना पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया, कुछ अलग सा नाम हो गया, तो तुम मुझे बताना उसका नाम क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले मेरे को बताओ आज का जो टॉपिक वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और बाकी जो तुम्हारा मतलब कि ये जो इसमें जो मैंने क्वेश्चन ऐड ऑन किए, ये क्वेश्चन मतलब थोड़े से मैं रिफॉर्म कर दूंगा। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आ गया ना। चलो तो आराम करो, ठीक, जय।